तो हमने लगातार बात की आपके सामने राजस्थान के चुनाव की, और एक बात जो खुलकर सामने आई है और तमाम एग्जिट पोल्स में भी और चुनाव के विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं कि बागियों से इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है भारतीय जनता पार्टी। और इसी कड़ी में एक और उम्मीदवार हैं बाड़मेर से, प्रियंका चौधरी हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं बस अभी किसी भी पल। और प्रियंका चौधरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट का एक बड़ा नुकसान होता हुआ इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। इस वक्त खुद प्रियंका चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। चुनाव में क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है? कोई कह रहा है भाजपा, कोई कह रहा है बीजेपी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और ये जो बार बार में अनोखा चुनाव हुआ है, तो चुनाव लड़ा जनता ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, कैसे बनाया। और प्रियंका जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है साफ। अगर आप जी या तो फोन को कान पर लगाकर बात कर लें तो और बेहतर होगा, हम सुन पाएंगे। जी जी प्रियंका जी बोलें। प्रियंका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी, अब आप बताएं, आपका टिकट क्यों कटा भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, ये तो यहाँ कुछ केंद्रीय जो नेतृत्व है उनको कुछ लोगों ने भ्रमित किया और इसलिए इस तरह का निर्णय लिया गया। बाकी बाड़मेर की जनता की जन भावना मेरे साथ थी और जो सर्वे था उसमें भी मेरा नाम सबसे ऊपर था। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने भ्रमित किया और इसलिए शायद ऐसा निर्णय हुआ। तो अब तो ये अब कल गिनती का वक्त है, उससे पहले आपसे संपर्क कर रही है भारतीय जनता पार्टी या नहीं, या कांग्रेस के भी फोन आ रहे हैं? जी देखिए, सभी के फोन आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, बीजेपी के भी आ रहे हैं। तो कुछ तय किया आपने, जीतने की स्थिति में क्या करेंगी? देखिए, अभी तो पहले तो कल परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और जो भी परिणाम होगा उसके बाद, क्योंकि प्रत्याशी बाड़मेर की छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाया, जो भी निर्णय लेंगे, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, तो जो भी निर्णय लेंगे सबसे पूछ कर लेंगे। दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं उनको बहुमत मिलेगा। आपको लगता है किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा चुनाव में? देखिए, कल परिणाम आने के बाद स्थिति साफ हो ये मैंने जाएगी। आपसे इसलिए पूछा कि निर्दलियों की भूमिका क्या रहेगी। देखिए, सभी ने जो है चुनाव बेहतरीन तरीके से लड़ा है और कल जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे अभी हम चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि निर्दलियों के बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। वो परिणाम कल जब आएंगे उसके बाद ही सभी स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। आपका अपनी पार्टी से पूरी तरीके से मोह भंग है या गुंजाइश बन जाएगी अगर जरूरत पड़ी तो उस तरफ जाने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ही मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी कुछ चंद लोगों से है। वो लोग कौन है? वो जो भी है जानते हैं, इसलिए पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है और देखते हैं आगे कल परिणाम आने के बाद क्या होता है। आपकी बात सुनकर तो बीजेपी के नेता खुश हो रहे होंगे, किसका मतलब कि हमें प्रियंका जी का साथ मिल जाएगा। खुश हो रहे होंगे और कुछ समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। जी ठीक, बहुत शुक्रिया प्रियंका चौधरी जी। प्रियंका चौधरी बाड़मेर से उम्मीदवार हैं। देखिए, एक एक करके हम आपकी बात अब आपके सामने जो है निर्दलीय उम्मीदवारों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि तमाम जो इस वक्त रुझान मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत शायद ना मिल पाए, या मिले भी तो इतना नजदीकी मामला हो कि निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी सभी को। और इसीलिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बागी हों या भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर जो चुनाव लड़े, उनके महत्ता बहुत ज्यादा चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगी और उनको तय करना पड़ेगा कि वो कहां जाते हैं। ऐसे में जिसका नंबर, जिस पार्टी का नंबर थोड़ा बहुत भी ऊपर होगा उसकी ओर जाहिर झुकाव ज्यादा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की, बागियों की संख्या भी ज्यादा है, उनके प्रत्याशियों की, पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशियों की स्थिति भी खराब ज्यादा बताई जा रही है जहां से बागी लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी को इसका ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा तमाम चुनाव विश्लेषकों का अनुमान है। प्राची।
बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए तमाम निर्दलियों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे अब एक्टिव हो गई हैं, उन्हें हरी झंडी मिली है आला कमान की तरफ से, इसीलिए निर्दलियों को सेट करने के लिए लगातार उनकी तरफ से फोन किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा ऐसे समर्थक हैं वसुंधरा राजे के जो अभी फिलहाल चुनावी मैदान में हैं और उन्हें मनाने के लिए अब वसुंधरा राजे सिंधिया एक्टिव हो गई हैं। तो राजस्थान में कुछ इस तरीके की हलचल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी हलचल बढ़ी हुई है क्योंकि यहां भी फाइट टक्कर की कही जा रही है। हालांकि एग्जिट पोल तो ये बता रहा है कि कांग्रेस कंफर्टेबल सिचुएशन में है और कांग्रेस यहां पर सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी यह दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत लेकर आएंगे। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की बात अब सौरभ कर लेते हैं। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रुचि ने छत्तीसगढ़ में बड़ा विस्तृत तौर पर जगह जगह जाकर चुनाव को कवर किया है। रुचि, आपको लग रहा है कि कुछ एग्जिट पोल्स जो हैं बड़ा कम अंतर बीजेपी कांग्रेस के बीच में दिखा रहे हैं 5-7 सीट का, ये उसी किस्म का चुनाव हुआ या आपको लगता है किसी एक पार्टी को बढ़त होगी? ज्यादातर बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है। जी हाँ, देखिए, और जो बढ़त का फासला कम है उसने कांग्रेस की धड़कनें ज़रूर कुछ बढ़ाई हैं, लेकिन कांग्रेस को पूरी तरह से भरोसा है कि सरकार वापस आ रही है। इस समय हम कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में हैं रायपुर में, और यहाँ सौरभ विजयी भव के पोस्टर्स लग गए हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो इंचार्ज हैं यहाँ पर अलग अलग उसके मोर्चे के, उनका कहना है कि कल जो है अभी 60 किलो मिठाई का 100 किलो मिठाई का ऑर्डर हुआ है, 60 अलग अलग तरह की मिठाइयों का ऑर्डर हुआ है, 60 वैरायटी की मिठाइयाँ यहाँ आएंगी। यानी कांग्रेस को ये भरोसा है कि 60+ तो उससे सीट मिल ही रही हैं। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये 70 से ज़्यादा वैरायटी की मिठाइयाँ यहाँ पर आपको खाने को मिले। तो यहाँ इंतज़ाम ज़बरदस्त हैं, आतिशबाजी भी उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। तो कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि सरकार वापस आ रही है, लेकिन बीजेपी, उधर आप अगर बीजेपी से बात करेंगे, आज हम रमन सिंह से भी हमने बात की और भी बीजेपी नेताओं से की, उनका कहना है कि अगर आप जगह जगह जाएंगे तो लोगों में नाराज़गी है भूपेश बघेल की सरकार को लेकर कि वादे पूरे नहीं हुए और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा था, तो इसलिए बीजेपी वापस आ रही है यहाँ पर इस बार सरकार बनाने के लिए। और अगर आप सड़क पे निकल के लोगों से पूछेंगे सौरभ, तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। और छत्तीसगढ़ में ये कहा जाता है कि जो जनता है बहुत ज़्यादा बदलाव के पक्ष में नहीं रहती है, वो टाइम देना चाहती है लोगों को। तो अब यहाँ देखिए क्या होता है कि जैसे राजस्थान में होता है कि 5 साल में रोटी पलट दी जाती है, अब वो परंपरा भी राजस्थान में अगर एग्जिट पोल माने तो बदलने जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा, सबकी धड़कनें बढ़ी हैं, चंद घंटों का वक्त रह गया रुचि, अब कल तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा। तो देखिए, अभी हमने छत्तीसगढ़ की बात की, राजस्थान की बात की, बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश बाकी है। मध्य प्रदेश की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर के साथ। छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे, इस वक्त कीर्तन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, नकुल नाथ की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सांसद हैं ये। और इसी किस्म की तस्वीर आपको तमाम नेताओं की दिखाई देगी। शिवराज सिंह चौहान हो, जेपी नड्डा हो, सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। तो देखिए, आज तमाम जो नेता हैं वो मंदिर मंदिर जाकर अपनी जीत की गारंटी भगवान से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये नकुल नाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के भी जो नेता हैं वो आज मंदिर मंदिर जा रहे थे। आप देखिए, यहाँ पर जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आएंगे। मंदिरों में जाकर अपनी जीत की दुआएं मांगी जा रही है। नरोत्तम मिश्रा भी साथ हैं, नरोत्तम मिश्रा भी मंदिर जा रहे हैं और मंदिर जाकर कल जो मतगणना होने जा रही है वो उनके पक्ष में हो जाए, जनता उन्हें चुन ले। नरोत्तम मिश्रा के जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी दतिया, वहां एक बड़ी प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ है, वहां पर जाकर के पूजा की है। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम ये नेता जो थे वहां पर थे और वो पूजा पाठ कर रहे थे। तो इसके बाद जेपी नड्डा जी ने तमाम नेताओं से अलग अलग बात की है, मुलाकात की है। अब क्या वो संदेश उनको देने पहुंचे तो ये तो नहीं पता है, लेकिन ये इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट एमपी में बड़ी लंबी चौड़ी है ऐसे दावेदारों की, तो उनमें से हैं। अब दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, नकुल नाथ का भजन कीर्तन और जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंदिर दर्शन, ये आपके सामने तस्वीर है। और आज की रात यूं ही आंखों में कट जाएगी सारे नेताओं की, इस बात का यकीन आप रखिए। और कल सुबह 6 बजे से ही
सभी अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में होंगे, पोलिंग जो गिनती के वक्त वहां पर जितने एजेंट्स बैठे होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता बैठे होंगे, उनके संपर्क में होंगे। और इसके अलावा टीवी सेट्स के सामने सारे नेता आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। अब जरा मध्य प्रदेश के चुनाव को डिकोड करते हैं अलग अलग क्षेत्रों की बात करके। भोपाल से शुरुआत करते हैं। भोपाल भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ समझा जाता है। 24 सीटें भोपाल क्षेत्र के अंदर आती हैं और जो एग्जिट पोल आया उसमें बीजेपी को यहां पर एक बड़ी बढ़त दिखाई दी। मैं उससे पहले आपको यह बता दूं कि एग्जिट पोल में इंडिया टीवी ने जो एग्जिट पोल किया था, भारतीय जनता पार्टी को 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। यानी कि एक तरफा लहर वाला चुनाव जिसको आप कहते हैं, वैसा बीजेपी के लिए चुनाव साबित हो सकता है, ऐसा हमारा फिलहाल अनुमान है। कल सब स्पष्ट हो जाएगा। भोपाल रीजन में आपको बिल्कुल वही चीज दिखाई दे रही है। 18 यहां पर 24 में से सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा अनुमान है। और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल रीजन से शिवराज सिंह चौहान बुधनी से वो चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह का जो इलाका है वो इसी भोपाल क्षेत्र के अंदर आता है। तो बड़े कद्दावर लीडर्स का ये क्षेत्र है। और फिर राजधानी तो है ही मध्य प्रदेश की। और यहां पर आपको बीजेपी का ग्राफ बड़ा बढ़ा हुआ नजर आएगा। हमारे साथ अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी वो भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, तमाम नेता जो हैं इस वक्त अपने अपनी गुणागणत अपनी अपनी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। आपकी बहुत सारे नेताओं से बात हुई होगी इस एग्जिट पोल के बाद कि 150 सीट बीजेपी जीत सकती है। क्या रिएक्शंस आपको मिले? दोनों तरफ की बात बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कत्ल की रात है, इसलिए तमाम जो नेता हैं वो भगवान ईश के दर्शन करने जा रहे हैं कि सफलता उन्हें मिले। और एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, रितु जी ने जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ में मिठाइयाँ बंट रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बीजेपी या कांग्रेस ने दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी को तमाम जो पोल्स हैं उसमें बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दी है, लेकिन मिठाई के ऑर्डर्स अभी तक नहीं किए गए। सेम वही कांग्रेस की तरफ से भी दिखाई दे रहा है, मिठाई के ऑर्डर्स वहां पर भी नहीं किए गए। हालांकि कांग्रेस ने तमाम दावों को जो है वो नकारते हुए एक होर्डिंग जरूर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगा दिया है कि जनता के साथ इस बार कमलनाथ सरकार। कांग्रेस कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी के दम पर वो चुनाव में उतरी थी कि जो है लगातार 20 साल का जो कुशासन रहा उनके मुताबिक वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बड़ी हार देने वाला है। इसलिए वो एग्जिट पोल के नतीजे नहीं मान रहे। बकवास और बोगस ये दिग्विजय सिंह के शब्द हैं जिनका वो प्रयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि कमलनाथ को भी सामने आकर ये कहना पड़ रहा है तमाम कार्यकर्ताओं से कि ये झूठे जो है एग्जिट पोल हैं और आपको विश्वास रखना है। 3 तारीख को नतीजे उनके पक्ष में आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ये मान के चल रही है कि दरअसल जो ये पूरा चुनाव लाडली बहना योजना वर्सेस जो एंटी इनकम्बेंसी लड़ा गया था उसमें लाडली बहना तकरीबन 1,31,00,000 बहनों को जो हर महीने 1250 रुपए मिले हैं, उसका परिणाम है तमाम ऐसी वो 34 सीटों पर जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। वो 34 सीटें क्या 3 तारीख को परिलक्षित होती हैं, ये जो एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को कि वो सरकार बना रही है। रही बात आपने जो भोपाल संभाग की बात की है, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव में हैं। विश्वास सारंग जो कद्दावर मंत्री माने जाते रहे वो हैं। और इस संभाग के साथ जुड़ा हुआ भोपाल के साथ साथ जोड़ा जाता है होशंगाबाद को भी, भोपाल जिसको हम नर्मदापुरम भी कहते हैं। कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं वो भी यहाँ पर है। बीते चुनाव में 34 में से तकरीबन जो 36 में से 24 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी और 12 जो सीटें थी वो कांग्रेस के पास थी। यानी ऑलरेडी जो ये रीजन है वो कद्दावर रीजन रहा है बीजेपी के लिए। अब उसमें भी प्लस होते दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर ये 3 तारीख को पता चलेगा। जो कांग्रेस की जो चिंता है कि क्या ये एग्जिट पोल सही है, वो इन नतीजों में भी परिलक्षित दिखाई दे रहा है। वो तो बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त स्टूडियो में देखिए समीर चौगानकर साहब भी हमारे साथ हैं, खबर रखते हैं तमाम राज्यों की। स्वागत है समीर जी। देखिए, प्रचार के दौरान तो सारे दावे करते हैं सभी नेता, लेकिन उसके बाद जब वोट पड़ जाता है तो कुछ कुछ हकीकत बयान करने लगते हैं। एमपी के बारे में क्या बता रहे हैं नेता बीजेपी के? देखिए, बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश को लेकर बहुत आश्वस्त है। उनका यह कहना है कि देखिए 2018 में भी शिवराज सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को 47,000 ज्यादा वोट मिले थे 2018 के चुनाव में भी। तो अगर कांग्रेस ये मान के चल रही है कि शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो यह बहुत भयानक भूल कर रही है कांग्रेस। शिवराज सिंह सरकार ने जिस तरीके से 3.5 साल के अंदर महिलाओं के उद्धार के लिए, युवाओं के लिए
और जमीन स्तर पर काम किया है। संगठन 2018 की जो हार मिली थी सीटों में 5 सीटें कम हुई थी, उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लगातार 5 साल जमीन स्तर पर जो काम किया, अमित शाह का जो मार्गदर्शन रहा और आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान और अमित शाह और जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में संगठन ने जो काम किया मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे लग रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चारों क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, चाहे विंध्य क्षेत्र हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे वो बघेलखंड हो या बुंदेलखंड हो, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी इस बार 2018 के चुनाव की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के साथ जो महिला वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रही है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी 150 के करीब सीटें जीतने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, देखिए आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी है, उतनी आश्वस्त कांग्रेस भी नजर आ रही है। दोनों ही खेमे नजर बनाए हुए हैं कल के दिन पर। कल के दिन किसके पक्ष में परिणाम आएंगे इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन भावेश, जब ग्राउंड पर आपने एग्जिट पोल किया, लोगों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा किस मुद्दे की थी? कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जो बीजेपी को आखिरी मौके पर फायदा दे गया और इतने अच्छे परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं? देखिए, जब मैं मध्य प्रदेश की एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं आपको राजस्थान से उसकी तुलना करना बहुत जरूरी होता है। राजस्थान में जो बीजेपी के खिलाफ जो बात गई है वो गई है कैंडिडेट सिलेक्शन और कोई फेस नहीं देना। उसी तरह कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, यहाँ पे कोई कैंडिडेट सिलेक्शन उस ढंग से हुई नहीं, जो वो एंटी इनकमेंसी यदि थी भी कुछ हद तक, यदि एंटी इनकमेंसी थी तो उसको कैश कर सके। दूसरी बात, आज के एक कॉमन चीज़ें जो अब चारों राज्यों में, जो चारों बड़े राज्यों में आप चुनाव को देखे ढंग से देखे तो चारों राज्यों में थी कि सरकारें कुछ न कुछ जनता को कैश ट्रांसफर कर रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, हर जगह आप देखिए। उस स्थिति में देखिए हम दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, हमारे लिए 1000-1200 रुपये हम कहते हैं बहुत छोटी रकम है, लेकिन जो गांवों में बैठे रहते उनके महिलाओं के लिए 1000-1200 रुपये बहुत बड़ी रकम होते। वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 1 साल पहले से जो वो कैश ट्रांसफर वाला किया था, जो लाडली बहना योजना जिसको कहा जाता है, वो एक गेम चेंजर है। हम अपने सर्वे में ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसका कितना असर हुआ है उस पर। तो आप देखेंगे, हैरान होंगे कि लगभग 8%, 7 से 8% महिला वोट ने बीजेपी को पुरुषों से ज्यादा किया है। तो वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है, जिसके वजह से बीजेपी के लिए हक में जो वो सीटें भी बीजेपी इस बार निकालते हुए दिख रही है। आपको 2018 में याद होगा, बीजेपी चंबल में और महाकौशल में दोनों जगह बुरी तरह पिछड़ गई थी, लेकिन बीजेपी का शुरू से फोकस उस रीजन में था। लेकिन अदर रीजन में भी बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। और ये जो 140 का जो थ्रेशोल्ड हमने कहा, 140 से 159 जो हम लोग कह रहे हैं, वो एक कंफर्टेबल है उस रीजन, उस ड्यूरेशन में बीजेपी का हो सकता है। और हो सकता है बीजेपी शायद उससे और अच्छा करे यदि वो लाडली बहना वाला प्लैंक जो है वो यदि सक्सेसफुली, यदि उसमें कुछ और ज्यादा ट्विस्ट ना आए, तो मेरे ख्याल से बीजेपी की और बड़ी जीत हो सकती है। अभी आपने जो ये कैंडिडेट सिलेक्शन की बात की, जिसमें आपने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ तमाम लीडरशिप का सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा, कांग्रेस की तरफ से कैसी गलती हुई और क्यों हुई, इसको लेकर के बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी टी राघवन अभी दे रहे थे। सुनील कानूनगोलू जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उनका मध्य प्रदेश में जाना जो है एक वक्त में होना तय माना जा रहा था कि उनकी टीम वहां जाकर के काम करेगी। उसके बाद क्या हुआ? जी देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे उनकी टीम से पता चली। ये बताया गया कि जो सर्वे वहाँ पर प्रिलिमिनरी किया गया था कि इन कैंडिडेट्स को वहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए, वो जब कैंडिडेट की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के थ्रू भोपाल पहुँची तो ऐसा बताया गया सुनील की टीम को कि वहाँ पर जो राजनीतिक फैसले लेने वाले हैं वो कमलनाथ हैं और उनको इस सूची जो दी गई थी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कैंडिडेट सिलेक्शन की सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ी जानी चाहिए थी। वहाँ पर ऐसा लगा कि सुनील और उनकी टीम को थोड़ा सा ऐसा लगा कि डिस्पैरिटी है। और उसके बाद ऐसा लगा, जैसे उनसे बातचीत होती है उन लोगों से, स्ट्रैटेजिस्ट से, उनको लगा कि हाफ हार्टेड उन्होंने वहाँ पर काम किया। मुझे ये भी बताया गया कि काफ़ी लोगों को उन्होंने रोक लिया, आंध्रा से जाने भी नहीं दिया, ताकि वो जो पोल स्ट्रैटेजी जहाँ बनती है पूरी चुनाव से पहले, रन डाउन जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी थी, एक अंतर था। जो मेन लोग थे, क्योंकि तेलंगाना में हमने देखा कि जिस तरह की सुनील की टीम ने काम किया, वो रिजल्ट्स आपको एग्जिट पोल के नतीजे जो दिखा रहे हैं, ऐसी एक शायद हो सकती थी कि संभावना बनती अगर वहां पर उनकी बात मान ली जाती, ऐसा आप टीम का दावा है। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ असमानताएं थी। तो राहुल जी, मतलब ये चुनाव कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से कमलनाथ ने लड़ा, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर बाकी तमाम मुद्दे तय करने तक, और शायद वो उतने प्रभावशाली नहीं रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही राहुल जी, जरा चेक कर ले, म्यूट तो नहीं है राहुल जी? मुझे लगता है सिस्टम म्यूट है आपका, एक बार देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? जी बोले।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल कमलनाथ ने ये चुनाव लड़ा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी वहां पे थे, चाहे जो भी डिफरेंसेस उनके बीच में दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आई होगी तो दोनों लोगों ने जो है वो आलाकमान से बात की होगी और उस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ होगा। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कांग्रेस जो है वो कैंडिडेट्स के, इंडिविजुअल्स के नाम पे चुनाव लड़ती है, यानी जो कैंडिडेट्स वहां पे सिलेक्ट किए जाते हैं वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। पार्टी की ऐसी मशीनरी पूरी चुनाव नहीं लड़ रही होती जैसे कि बीजेपी में चुनाव लड़ा जाता है, एक पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। तो ऐसे में वहां पे और ज्यादा जरूरी कांग्रेस के लिए हो जाता है कि वो किस तरह की कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। इस बार जैसे कि अभी बात हो रही थी कि इन चुनावों में कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन चुनावों में मुद्दा नहीं रहा है। देखिए, पहले अगर ये हम देखें कि शिवराज सिंह चौहान जो थे वो जो चुनावों में ज्यादा उनको मतलब कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे थे, उसमें उनको भी एक अंदाजा था कि एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर जो है वो इन चुनावों में हो सकता है। दूसरी तरफ लाडली बहना योजना जो ग्राउंड पे जिसकी आवाज सुनाई दी है और जिसके बारे में बहुत बात की गई है मध्य प्रदेश में, वो एक ऐसा फैक्टर था जो कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा था। लेकिन कई सारे जो चीजें हैं वो देखने वाली बात होगी इस बार। जैसे अब चंबल, जो ग्वालियर चंबल का संभाग है, वहां पे अगर सिंधिया जो है वो बीजेपी के साथ आए हैं, तो क्या वो कांग्रेस का वोट जो है वो भी बीजेपी के साथ शिफ्ट हुआ है? वहां पे किस तरह के नतीजे आते हैं ये उस चीज को दर्शाएगा कि क्या वोट शिफ्ट हुआ है, क्या सिंधिया जो है उनको पूरी तरह से बीजेपी काडर जो वहां पे है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये भी एक जो है सवाल जो है वो धरातल पे है। एक बार जरा चंबल की रिपोर्ट ही ले लेते हैं। आपने बात कही है तो अनुराग से पूछ लेते हैं। अनुराग, देखिए, हमारा एग्जिट पोल जो है वो ये बता रहा था कि चंबल में बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस 18 की तुलना में काफी बेहतर की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना प्रभाव दिखाई दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद? देखिए, जैसा कि राहुल जी ने बताया कि संगठन बीजेपी में काम करता है, व्यक्ति विशेष की उतनी भूमिका नहीं रहती है। जब 34 सीटें जो ग्वालियर चंबल की आती हैं, चुनाव के नतीजे आए तो तकरीबन 36 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास थी, 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास थी, एक जो है बीएसपी के पास थी। उसके बाद उपचुनाव होता है। उपचुनाव में इनमें से जो 9 सीटें हैं करीबन वो वापस से आ जाती हैं कांग्रेस बीजेपी के पास। तो उस समय भी, और तमाम जो मंत्री थे जो उस समय 12,000 से 8,000 से जीते थे, वो चुनाव जीतते हैं 50,000 से ज्यादा जो समर्थक मंत्री थे सिंधिया के। यानी पूरे बीजेपी की जो मशीनरी लगी उसने 2020 के उपचुनाव में तमाम उन मंत्रियों को जो सिंधिया समर्थक थे उन्हें जिताया। इस बार भी सिंधिया की भूमिका रही, वो लगातार उन तमाम जगहों पर गए जहां पर उनके समर्थक थे। सतना से लेकर, सतना में भी जहां पर उनका एक उम्मीदवार जिनका पिछली बार भी नाम दिया था कमलनाथ को और वो चुनाव हारा था, वहां पर भी गए। लेकिन अगर ये मैं बड़ी बात कहूं कि तमाम उन सीटों पर जहां पर सिंधिया समर्थक खड़े थे वहां पर पूरी मशीनरी, चाहे वो अमित शाह के दौरे रहे हों या लगातार शिवराज सिंह चौहान के दौरे रहे हों, नरेंद्र तोमर के रहे हों, पूरी जो बीजेपी है उसने संगठनात्मक रूप से मिलकर चुनाव लड़ा। दूसरी बात, बीते चुनाव में ग्वालियर चंबल में जो 34 में से जो 26 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी उसकी एक बड़ी वजह थी सिंधिया का एक बड़ा चेहरा था, एक और था, लोग युवा चेहरा देखना चाहते थे। इस बार के चुनाव में जो 22 लाख नया वोटर जुड़ा है कांग्रेस के साथ, और ये जो एग्जिट पोल के नतीजे अगर ये परिलक्षित होते ये 3 तारीख को, तो ये माना जाएगा क्या ये जो 22 लाख युवा चेहरे थे, कांग्रेस ने क्या इन्हें अपनी तरफ से चेहरा दिया? नहीं, कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ थे जिन्होंने अपना चेहरा कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे अपना चेहरा आगे किया। दिग्विजय सिंह ने जरूर 66 सीटों पर जाकर मेहनत की, लेकिन कांग्रेस के पास युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो 2014 से जब मोबाइल खोलते हैं तो उसमें उन्हें नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में दिखाई देते, तो निश्चित रूप से वो जो 22 लाख युवा वोटर है उसने उस मोबाइल से न केवल नरेंद्र मोदी को देखा, शिवराज सिंह चौहान को देखा, बल्कि तमाम उन चीजों को भी देखा जिससे उन्हें लगा कि चुनाव में फर्क पड़ने वाला है। लाडली बहना एक बड़ा रीजन था। तो ग्वालियर चंबल समेत तमाम जगहों पर अगर ये जो जीत जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये परिलक्षित हो रही है तो निश्चित तौर पर युवा वोटर्स का भी प्रभाव है, साथ में उस लाडली बहना का भी प्रभाव है जिन्होंने 2 करोड़ महिला वोटर्स ने इस बार वोट दिया। और माना एक बात की चर्चा नहीं हुई, ये मंत्रियों को, सांसदों को लड़ाना, इस बार तो बड़े बड़े सितारे उतरे हुए थे बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के चुनाव में। शिवराज सिंह चौहान के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिन तमाम नेताओं को लड़ाया गया, उनका क्या असर रहा?
बिल्कुल असर है। आप देखिए बीजेपी ने बहुत टैक्टिकली उसको बहुत पहले उन सीटों पे उनको अनाउंस किए थे जो बड़े बड़े नेता थे, जो बीजेपी लगभग 2-3 बार से वो चुनाव हार रही थी। जैसे उदाहरण के लिए आप दिमनी ले लीजिए, बीजेपी पिछले 3 चुनाव से वो हार गई थी। दिमनी सीट में 2013 में बीएसपी जीती थी, 2018 में कांग्रेस जीती थी और 2020 में जब बाई इलेक्शन हुई थी तब भी बीजेपी हार गई थी। तो उस सीटों पर नरेंद्र सिंह तोमर को लगाया गया था और देखिए उन सीटों पर पहले बताया जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर बड़े अच्छे मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो आपको कांग्रेस की यहां पे बढ़त दिख रही है, मैं एक बताना चाहूंगा, लगभग 5-6 सीटें ऐसी है जो बहुत स्विंग सीटें हैं। हो सकता है बीजेपी यहां पे और अच्छा परफॉर्म कर सके। मैं तो आपने जो सर्वे किया है उसी के आंकड़े बता रहा हूं, जिसमें आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 14 और कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें। मैं वही कह रहा हूं, उसमें 5-6 सीटें ऐसी है जो स्विंग सीट है। हो सकता है बीजेपी यहां पे भी नंबर 1 हो जाए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो स्विंग सीट है, बहुत थीन मार्जिन है, जहां पे यदि सोशल इक्वेशन लाडली बहना के साथ वो सोशल इक्वेशन भी जुड़ता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने जो उसको ऑब्जर्व किया पूरे मध्य प्रदेश में, कि लाडली बहना सिर्फ ये नहीं था कि किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के वजह से, वो अक्रॉस द कास्ट कम्युनिटी सभी ने इनको वोट दिया है। और उसके वजह से आप जो 8-9%, 7% का जो मैं बढ़त बता रहा हूं महिलाओं के वोटों में, वो बीजेपी के लिए उन सीटों पे, आप देखिए बीजेपी जब पिछली बार हार भी गई थी तब भी बीजेपी का वोट शेयर डाउन नहीं हुआ था, बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर मिला था कांग्रेस से। लेकिन उन सीटों पे जहां पे बीजेपी बहुत छोटे मार्जिन से हार गई थी, उन सीटों पे लाडली बहना योजना का यदि प्रभाव हुआ है जो दिखता रहा, तो उन सीटों पे बीजेपी को कन्वर्ट करने में बहुत फायदा हुआ है, जिसका बीजेपी जो अभी जो टैली दिखे 140 से 159 तक जो दिख रहा है, उसका शायद वो लग रहा है कि बीजेपी उस रियलिटी के करीब है। चलिए, हमने मध्य प्रदेश की बात अभी की है, अब जरा दोनों पार्टियों का चुनाव लड़ने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, उसमें क्या फर्क आया है, क्या अंतर आया, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब से अध्यक्ष बने हैं, यहां जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, दोनों की अध्यक्षता के अंदर क्या स्कोर कार्ड रहा है दोनों ही पार्टियों का चुनाव जीतने का और हारने का, इसकी हम लोग बात करेंगे। और क्या कोई साफ फर्क इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, एक चर्चा इस पर, एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए। और आइए अब बात करते हैं कि इस वक्त जो है स्कोर कार्ड दोनों पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस का स्कोर कार्ड कैसा दिखाई दे रहा है। पहले तो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की तरफ 3 राज्य जाते हुए दिखाई दिए हैं, बीजेपी को 1 राज्य मिल सकता है, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो एग्जिट पोल्स जो इशारा कर रहे हैं उसमें तो 3-1 यानी कांग्रेस और बीजेपी का स्कोर कार्ड ये रह सकता है। इसके अलावा यह भी जानना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद और जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद इन दोनों के इस अध्यक्षता के कार्यकाल के अंदर कितने चुनाव लड़े गए और कितने चुनाव जीते या हारे गए, उससे भी एक अनुमान लगेगा आपको कि स्ट्राइक रेट दोनों बड़े नेताओं का अपनी अपनी पार्टी के लिए क्या रहा है। तो पहले बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। शुरुआत हुई थी गुजरात के चुनाव की बड़ी हार से, लेकिन इसके बाद उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जिताकर पार्टी का एक किस्म से ग्राफ अचानक ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव अब जो होने जा रहा है उसमें अनुमान लग रहा है कि बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में जीत, छत्तीसगढ़ में जीत, तेलंगाना में जीत के आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर हो सकता है अगर ये तीनों राज्य वोट डिलीवर कर पाते हैं कल, यानी कि वोटों की गिनती के दिन अपनी पार्टी के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब से पार्टी के अध्यक्ष बने, चर्चा इस बात की है कि उन्होंने पार्टी के तंत्र को सुधारा है, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बात करें जेपी नड्डा की, उनके अध्यक्ष बनने के बाद कितने चुनाव लड़े गए और क्या परिणाम उसका रहा है। तो दिल्ली और बिहार की हार के साथ उनके कार्यकाल की शुरुआत हुई थी साल 2020 में। दिल्ली में लगातार तीसरा चुनाव उनकी पार्टी हारी थी, बिहार में भी अकेले लड़ रही थी इस बार उनकी पार्टी की हार हुई। पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की हार हुई, बीजेपी की हार हुई। यूपी जीते, गुजरात जीते, इसके अलावा मध्य प्रदेश जीतने की इस बार आसार दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के अंदर। तो ये उत्तर प्रदेश, इसके अलावा एक बड़ा राज्य जो है वो जीते थे। गोवा, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो ये जो स्कोर कार्ड अभी हमने आपको दिखाया, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। राहुल महाजन जी अगर इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो अच्छा, राहुल महाजन जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। समीर चौगांवकर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कांग्रेस पार्टी आपको कितनी बेहतर दिखाई दे रही है और जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद जितने चुनाव लड़े गए वो क्या जाहिर कर रहा है? देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी, दोनों बड़े दल हैं भारतीय राजनीति के, लेकिन दोनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के संग इस बार यह सहूलियत है कि जीत का सहरा भी उनके सर नहीं बनता और हार का ठीकरा भी उनके ऊपर नहीं फूटता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह और मोदी जी
जीतती है तो मतलब मोदी और अमित शाह चेहरा बनते हैं, और हारते हैं तो भी ये माना जाता है कि बेसिकली मोदी और शाह की रणनीति में कहीं चूक होगी, कहीं पे भी नड्डा जी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। वही कांग्रेस के अंदर है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अगर कांग्रेस जीतती भी है तो उसका चेहरा राहुल गांधी के ऊपर बनता है, और हारती भी है तो उसका ठिकरा राहुल गांधी के ऊपर पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्हें 1 साल हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, संगठन के स्तर पर जो कांग्रेस के अंदर एक मतलब बहुत शिथिलता थी उसे उन्होंने काफी दुरुस्त किया, क्योंकि राहुल गांधी के साथ समस्या ये थी कि राहुल गांधी का एसेस करना बहुत मुश्किल था, उन तक पहुंचना, उन तक अपनी बात रखना बहुत मुश्किल था पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी और पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता भी उन तक आसानी से पहुंचते हैं, अपनी बात रख पाते हैं और वो समस्याओं के समाधान के लिए भी आगे बढ़ते हैं। और इस बात के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी श्रेय दिया जा सकता है कि राहुल गांधी ने बहुत स्पेस दी है सोनिया गांधी ने, उनके निर्णय में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात भी चाहिए बिना सोनिया गांधी और बिना राहुल गांधी के परमिशन के कुछ करते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से संगठन के अंदर जो एक्टिवनेस लाना है, निर्णय लेना है, अपॉइंटमेंट्स करना है, मुझे लग रहा है उसमें जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी अच्छा काम किया है। और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी थी उसे कम करने में और एक टीम संगठित करने में, कुछ नई नियुक्तियां करने में, पार्टी को आगे ले जाने में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जरूर भूमिका निभाई है। इनसाइड, क्योंकि खड़गे साहब को मैं पिछले 15 सालों से कवर करता हूं, कर्नाटक से आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी दिलचस्प जानकारी है कि उन्हें कर्नाटक में लोग टास्क मास्टर कहते हैं। ये सिर्फ मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं। जो वो मंत्री थे कर्नाटक में, उसके बाद केंद्र में मंत्री बने, तो जो बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं वो हमें बताते हैं कि जब उनके पास हम जाते हैं तो हमको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। एक बहुत हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन ऐसा वो मानते हैं। यही वजह है कि वो रिफ्लेक्शन भी हमको यहाँ पर दिख रहा है जब वो उन्होंने AICC की कमान संभाली, और तब से आप देखिए किस तरह से पूरा जो काडर है वो चार्ज नजर आता है कांग्रेस का। और चुनाव लड़ाने में उनकी कैसी भूमिका होती है, कितना खुद इन्वॉल्व होते हैं वो, कितनी डिटेल्स में जाते हैं, आपसे और हम लोग जानकारी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद एक चर्चा और, खास तौर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम वोटर जो है वो उतनी तादाद में नहीं है, 7-8-10%, इससे ज्यादा का मत नहीं है मुसलमानों का। 90% तक ये हिंदू राज्य है। तो क्या इस बार इन राज्यों के अंदर हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी का कामयाब नहीं हुआ, हिंदुत्व के मुद्दे नहीं चले, क्या दिखाई दिया ग्राउंड पर, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। और आइए अब बात करते हैं धर्म कांटे की, बल्कि चुनाव के धर्म कांटे की। अब 3 दिसंबर का धर्म कांटा क्या कहता है? 5 में से 4 बड़े राज्य, जिनमें से 3 पर तो हिंदू आबादी 90% के करीब है या उससे ज्यादा ही है। क्या कल जो नतीजे आने वाले हैं वो यही हिंदू मतदाता तय कर रहे हैं? यानी मतलब यहां पर मुस्लिम मतदाता और इसके अलावा हिंदुत्व के मुद्दे, या जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे, उनका असर रहा या नहीं रहा? और क्या यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम उम्मीदवार, तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता आपको मंदिर मंदिर दर्शन करते हुए दिखाई दिए? थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी कांग्रेस पार्टी के सांसद नकुल नाथ की तस्वीर, कमलनाथ के बेटे हैं, मंजीरा बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। अब ये 6 तस्वीरें आप और देख लीजिए। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में धर्म कांटा क्या तय कर रहा है? गहलोत आ रहे हैं या जा रहे हैं? शिवराज वापस मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? इस पर हम बात करते हैं। अब हमारे साथ मेहमान हमारे लगातार जो हैं वो बने हुए हैं। ये नकुल नाथ की तस्वीर बड़ी दिलचस्प है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। तो एक एक राज्य की अगर आप बात करें, पहले राजस्थान की बात करते हैं। 90% के करीब या उससे ज्यादा हिंदू आबादी वहां पर है, लेकिन हिंदुत्व के तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से वहां पर उठाए। तुष्टीकरण का आरोप लगाया, कन्हैयालाल टेलर के हत्याकांड का मुद्दा वहां पर तेजी के साथ उठाया गया। इसके अलावा जयपुर में रोड रेज में हुई एक हत्या में एक मुस्लिम युवक की, उसको मुआवजा देने का मुद्दा, वो भी वहां ऐसा लगा कि बहुत शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। इसका असर कितना दिखाई दिया ऐसे इश्यूज का आपको, भावेश? देखिए, ये कई सारे मुद्दे थे जो आप, स्पेशली आप जो रीजन है मारवाड़ रीजन, आप उसमें जाएंगे तो इसका थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ। इसलिए आप देखें मारवाड़ रीजन में बीजेपी को थोड़ा बहुत एज जरूर है। उसमें आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा था उसका एक बीजेपी को कुछ एडवांटेज हुआ जरूर है। लेकिन बाकी रीजन में आप जाइए तो वहाँ जो सोशल फैब्रिक है, वहाँ का जो कास्ट पॉलिटिक्स है, वही उसी पे वोट हुआ है। ये पॉकेट्स में रहा।
पैन स्टेट नहीं देखने को बिल्कुल नहीं, उसका नहीं असर हुआ। पैन स्टेट में जो आप कहेंगे तो वहाँ पे वही 3-4 चीजें रही जो अशोक गहलोत का जो सोशल जो बेनिफिशरी वाला जो योजना थी उनका एक असर है, कैंडिडेट सिलेक्शन असर है। तीसरा, बीजेपी को कोई फेस देना चाहिए था, चाहे वसुंधरा राजे ही जरूर, लेकिन आप देखिए कहते हैं ना कि आपने खीर तो बना दिया लेकिन उसके बाद आपने दूध नहीं डाला तो लोग खाएंगे कैसे। तो आपने कह दिया कि चलो बदलाव होगा, लेकिन बदलाव पहले कैसे होता था, तो लोगों को पता था कि इसके बाद वसुंधरा आएगी, लेकिन इसके बाद कौन आने वाला था वो तो नहीं पता था। इसके वजह से बीजेपी यहां चूक कर गई है कि बीजेपी को फेस जरूर देना चाहिए। आपने लास्ट मोमेंट पे चलो वसुंधरा को आगे किया, पहले क्यों नहीं किया? पहले करना चाहिए था, जब आपको पता था कि सारी चीजें कैंडिडेट पे यदि आप लेके जा रहे हो तो कैंडिडेट भी आपको कम से कम उसी ढंग से चुनने चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में कहते थे कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे चले तो मैं कुछ नहीं कह सकता वरना मेरी सरकार आ जाएगी। आपको लग रहा है कि अब चुनाव को पूरा स्टडी करने के बाद समीर जी, क्या हिंदू मुसलमान का मुद्दा चला राजस्थान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पूरी कोशिश की थी और देखिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संतों को टिकट उतारा वहां पर वोटिंग बम्पर हुई है, और जहां कांग्रेस ने मुसलमान कैंडिडेट दिए वहां पर बम्पर वोटिंग हुई। जैसे हवा महल और किशनपोल, जयपुर की जो जयपुर संभाग की सीटें, जिले की सीटें, वहां दोनों कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार थे, वहां बम्पर वोटिंग हुई। आप तिजारा में देखिए, बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बम्पर वोटिंग हुई। पोखरण में संत चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बम्पर वोटिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। प्रधानमंत्री अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते थे, उन्होंने सनातन का जिक्र किया कि सनातन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जो कन्हैयालाल का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि कन्हैयालाल का मामला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों को समर्थन करने वाली सरकार है। तो मुझे लग रहा है कि ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो हुआ आखिरी दिन जयपुर के अंदर, वो भी इसी दृष्टिकोण से हुआ था, जहां पर आप देखिए वहां पर हिंदुत्व के एक नेता है, उनको भी वहां पर टिकट दिया गया है हवा महल सीट से। तो मुझे बालमुकुंद आचार्य जी को टिकट दिया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन एक बहुत बड़ा धर्माचार्य ऐसे थे जिनको उतारा है इस बार। 4 धर्माचार्य थे। तिजारा से बालक था, बालमुकुंद आचार्य थे, प्रतापपुरी थे पोखरण से, और एक और किसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में क्या ऐसा कोई मुद्दा था, ऐसा कोई हिंदुत्व का कार्ड या हिंदू मुस्लिम से जुड़ा कोई इशू जो चुनाव में उठा हो? अनुराग, देखिए, मुद्दा नहीं था, लेकिन पूरी तरीके से अगर कहें तो मुद्दा बनाने की कवायद ज़रूर दिखाई दी। आपने भी देखा लगातार, चाहे वो कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, दोनों के मंचों पर आपको चाहे बाबा बागेश्वर हो या पंडित प्रदीप मिश्रा, वो दिखाई दिए हों। साफ तौर पर देखें तो हिंदुत्व के सॉफ्ट मोड से हटकर कांग्रेस जो है वो हार्ड हिंदुत्व पर साफ तौर पर नजर आई। अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी जब जून में आती हैं इस पूरे चुनाव का शंखनाद करने, तो सबसे पहले नर्मदा तट पर आकर वो आरती करती है। इसके अलावा कमलनाथ ने अगर देखें तो पूरी तरीके से पार्टी की जो सेक्युलरिज्म की लाइन थी उसे कहीं ना कहीं पार किया। ऐसा अजीज कुरैशी जो पार्टी के सीनियर नेता रहे, उनका साफ तौर पर कहना था। यही वजह रही कि जब सनातन का बयान सालिन के बेटे के बाद से आया, उसके बाद INDA की जो बड़ी बैठक यहां पर होने वाली थी राजधानी भोपाल में, यह माना जा रहा है कमलनाथ ने उस INDA की बैठक को सिर्फ इसलिए यहां पर नहीं होने दिया क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि प्रदेश के 90% जो हिंदू वोटर्स हैं उन पर फर्क ना पड़े। तो सेक्युलरिज्म की धार को कहीं ना कहीं बदलते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए थे खुद कमलनाथ। हालांकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी हिंदू मुस्लिम की बात हो, खरगोन दंगे की बात हो, वो सामने उठकर आएगी, उस तरीके का नतीजा नहीं दिखा। वहीं साथ ही साथ इजराइल और हमास की भी बात कई जगह पर हुई, लेकिन उसका जो असर है वो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो पड़ते हुए कम से कम मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दिया है। एक स्टेट, लेकिन एक राज्य जरूर ऐसा है जहां पर इस हथियार का खुलकर इस्तेमाल किया गया, और वो तेलंगाना था। तेलंगाना में तमाम बातें, और ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी को ऐसा कह सकते हैं। केसीआर ने कहा कि हम केवल मुसलमानों के लिए, मुसलमान युवाओं के लिए IT पार्क खोलेंगे। ओवैसी वहां पर हैं ही। पोलराइजेशन के मतलब सारे आप कह सकते हैं रेसिपी के जितने मसाले थे सब तेलंगाना में मौजूद थे। लेकिन क्या असर हुआ इसका? देखिए, इसको 2 तरीके से समझते हैं सौरभ। 2020 में GHMC के चुनाव हुए, क्योंकि हैदराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर डायरेक्ट अटैक जो था वो ओवैसी के ऊपर था, और ओवैसी बनाम बीजेपी जब वो इलेक्शन हो गया तो वहाँ पर हमने देखा कि जो बीजेपी की टैली थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, 0 से सीधा 46 तक चली गई। बहुत ऐतिहासिक जीत इसे बीजेपी ने दर्ज किया। उसके बाद एक मोमेंटम भी हमने बीजेपी के पक्ष में देखा। अब इसको हम पैन स्टेट देखते हैं। जब हम तेलंगाना में थे तो ये जो मुद्दा
है वो हैदराबाद के बाहर कहीं पर भी असर डालता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने ये कहा कि अगर सरकार बनती है तो हम भाग्यनगर नाम बदल देंगे हैदराबाद का। अमित शाह ने खुद ये कहा कि अगर सरकार बनती है तो हम मुसलमानों को जो रिजर्वेशन केसीआर की गवर्नमेंट ने दिया उसको हम हटा देंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि हैदराबाद के बाहर इस ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसको जनता ने कहीं ना कहीं नकार दिया, और चूंकि जनता ने बीजेपी को इस वजह से नकारा, इसलिए लगता है कि कांग्रेस वहां पर उनकी नंबर 1 चॉइस बन गई। मतलब इस बीजेपी को इस मुद्दे का कोई असर फायदा कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल पूरे पैन स्टेट टी राजा सिंह को वापस टिकट देना, हम सब जानते हैं टी राजा सिंह जाने किस लिए जाते हैं, तो वो असर भी केवल हैदराबाद के अंदर अंदर रह गया। कह सकते हैं सर एक सीट पर, अगर घोषा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे बाहर भी मुझे कहीं वो असर दिखाई नहीं दी। भावेश, कहीं आपको मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में भी इसकी कोशिश हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, सीधा आरोप गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी एक सभा में लगाया था कि लिंचिंग कराई गई एक युवक की सरकार की तरफ से। नहीं, छत्तीसगढ़ में आप कुछ हद तक कह सकते हैं, शायद बीजेपी इसीलिए कुछ हद तक रिकवर भी किया है। वहाँ पे शुरू में आप जो वहाँ पे दंगे हुए थे, उसके बाद बीजेपी ने जो जिस तरह का अपना एक प्लैंक बनाया, उसका कुछ हद तक शुरुआती दौर में जरूर फायदा मिला। इसीलिए बीजेपी के टैली आप देखेंगे 15 से लगभग 40 तक पहुंचती है। तिगुनी की सीट है तो मामूली बढ़त नहीं है बीजेपी की, तो कुछ हद तक वहाँ पे कह सकते हैं। बाकी स्टेट में देखिए 2 चीजें थी इस पूरे चुनाव में कि जो ओबीसी जाति जनगणना का क्या असर हो सकता है और ये रिलीजन वाला क्या असर। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ना मध्य प्रदेश ना राजस्थान में इन दोनों में कहीं भी इन दोनों ही मुद्दे की कोई चर्चा नहीं। वोटर ने इन दोनों ही चीजों को बिल्कुल ही नकारा है। जहां भी कहीं राजस्थान या मध्य प्रदेश में, तेलंगाना को आप बाद में छोड़ते हैं कुछ पॉकेट्स। अब आखिरी मिनट देखिए मेरे पास है। छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण का जरूर असर हुआ है। छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण का जरूर हुआ है। कुछ कवर्धा एक सीट है वहां पे, मोहम्मद मंत्री है, बड़े मंत्री है, सबसे ज्यादा वोटों से मोहम्मद अकबर सबसे ज्यादा वोटों से पिछली बार 2018 में चुनाव जीते थे। वहां पर प्रचार करने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का असम के मुख्यमंत्री हेमंता खुद आए थे वहां पर प्रचार करने, तो उस एरिया में जरूर कोशिश की गई है इस बात की। आपसे कह रहा था 1 मिनट की चर्चा का समय और बाकी, अगर आप लोगों को अपना अनुमान रिवाइज करना हो तो कृपया करके बता दें, अगर करना है तो। तेलंगाना का पूछ लेते हैं पहले। राघवन बता रहे थे कांग्रेस पार्टी ने वाकई जबरदस्त चुनाव लड़ा है पूरे शहर में, बल्कि गांव में भी इसका असर दिखाई देता है। बहुत ज्यादा असर रूरल एरियाज में है सौरभ। अगर मेरा आंकलन ठीक है तो मुझे लगता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हाफ वे मार्क जो 60 का है वो कांग्रेस छू रही है। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं मिनिमम 60 आप बोल रहे हैं? मिनिमम 60 मैं बोल रहा हूं। और अगर ओवैसी जो एक तरह की राजनीति करते हैं कि जहां पर उनके कैंडिडेट होता है मुसलमान, वहां उनको समर्थन करेंगे, और जहां पर उनके कैंडिडेट नहीं है वहां बीआरएस को समर्थन करेंगे, केसीआर की वकालत करते हैं। अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट होता है तो मुझे लगता है कि ये टैली एमपी में एक भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली सरकार बना रही है। ठीक है, राजस्थान भावेश? देखिए, मैं बहुत कन्विक्शन के साथ हूँ। राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल था, और बहुत जिम्मेदारी के साथ उस कन्विक्शन के साथ हमने उसको प्रिडिक्ट किया कि कांग्रेस के पास एडवांटेज है। और वो इसलिए है कि कांग्रेस बीजेपी वहाँ पे अपनी वजह से वहाँ पे सोती हुई रहेगी। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग रहा था कि श्योर एंड सर्टेन वहाँ पे हमारी विन है, तो सोती रहेगी। उसी तरह बीजेपी के लिए राजस्थान में हुआ कि उनको लगा कि हम यहाँ पे जीती जाएंगे। 11 घंटे बाकी है हमारे सामने, घड़ी चल रही है। 11 घंटे के बाद वोटों की गिनती जब शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। रजत जी के साथ सुबह 6 बजे से जरूर देखिएगा इंडिया टीवी पर 4 राज्यों के मतदान के बाद वोटों की गिनती।